देखिए कह रहा है स्क्रू गेज किस सिद्धांत प्रकार करता है। तो यहाँ पर देखिए जब घरों में हमारे जो मम्मी और पापा होते हैं क्या कहते हैं, जब हमारा दिमाग वहाँ ख़राब होता है तो वो लोग क्या कहते हैं कि भैया जाओ पेंच ले आओ, इनके दिमाग का स्क्रू क्या है ढीला हो चुका है। क्या कहते हैं कि पेंच ले आओ, उनके दिमाग का स्क्रू जो है ढीला हो चुका है। तो यहाँ पर स्क्रू जो है ढीला हो चुका है, क्या समझ रहे हैं इससे कि स्क्रू गेज जो है पेंच यहाँ पर हो जाएगा, स्क्रू गेज जो है पेंच हो जाएगा, पेंच ले आओ, स्क्रू इनके दिमाग का ढीला हो चुका है। समझ गए। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट इवन क्लासेस पर, जहां पर आज हम जो है सबसे बड़ा टॉपिक यानी कि महा मैराथन क्लास चलाने वाले हैं फिजिक्स की। और जो भी क्लास है पूरी अटेंड कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ट्रिक लगेगी, कॉन्सेप्ट समझेंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर मज़ा नहीं आएगा तो पैसा वापिस। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए हम सब ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, जो कोशिश करेंगे कि अधिकतर जो है ट्रिक के माध्यम से समझ जाएं। कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.02। 0.02 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं लगी। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कौन सी सदिश राशि है दोस्तों, इसमें जो है जो देखिए अगर डी से कोई स्टार्ट होता है, डी से कोई स्टार्ट हुआ तो समझ लीजिए अदिश राशि है। डी से अगर स्टार्ट हो गया तो वो हमारी अदिश राशि हो जाएगी। तो यहाँ डी से कौन कौन स्टार्ट है, डी फॉर धारा, धारा ऐसे ही तो लिखेंगे दोस्तों, और दूरी, डी फॉर दूरी, ये दोनों पहला नंबर दो अदिश राशि हो गई। आप ऐसे ट्रिक से समझ सकते हैं। अब बात होती है कि वैद्युत क्षेत्र और आयतन। तो आयतन में जो है दोस्तों क्या होता है, आयतन में होता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर देखिए जितना भी लिखा ना, ये घनत्व, द्रव्यमान और आयतन, ये तीनों क्या हैं, अदिश राशि हैं। आप ऐसे ही समझ जाएंगे अब कि घनत्व, द्रव्यमान, आयतन जो होते हैं फार्मूले से क्या होते हैं, सब अदिश राशि होते हैं। बचता कौन है हमारा दोस्तों यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी ट्रिक तो आपको सुनकर मजा ही आ जाएगा। रहा नहीं जाता। देखिए कह रहा है स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए जब घरों में हमारे जो मम्मी और पापा होते हैं क्या कहते हैं, जब हमारा दिमाग वहाँ ख़राब होता है तो वो लोग क्या कहते हैं कि भैया जाओ पेंच ले आओ, इनके दिमाग का स्क्रू क्या है, ढीला हो चुका है। क्या कहते हैं कि पेंच ले आओ, उनके दिमाग का स्क्रू जो है ढीला हो चुका है। तो यहाँ पर स्क्रू जो है ढीला हो चुका है, क्या समझ रहे हैं इससे कि स्क्रू गेज जो है पेंच यहाँ पर हो जाएगा, स्क्रू गेज जो है पेंच हो जाएगा, पेंच ले आओ, स्क्रू इनके दिमाग का ढीला हो चुका है। समझ गए। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। तो यहाँ पर चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है इसमें ट्रिक समझिए, गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। तो देखिए भैया हम ये सब नहीं जानते कि गोली छोड़ने के पश्चात जो है बंदूक काहे पीछे हटती है, काहे आगे भागती है। इसको तो सिर्फ एक ही लोग बता सकते हैं, वो हमारे न्यूटन बाबा, क्योंकि न्यूटन ने फिजिक्स की खोज की थी और न्यूटन ही बता सकते हैं कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। तो यहाँ पर आप ट्रिक से जो है ये भी समझ गए होंगे। चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर। और देखिए दोस्तों अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो रोज़ ला सकें और आपको वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजा आए। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वेग समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। तो समझिए यहाँ पर वेग है, ये हमारा इधर को समय होता है, ये हमारा वेग होता है, समय और वेग। तो यहाँ पर देखिए वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों, ये बताइए वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो वेग समय से जो है हम क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे, पिंड का त्वरण ज्ञात करेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि एक वस्तु विराम अवस्था से गिरती है तो वस्तु द्वारा 2h दूरी गिरने में प्राप्त है वेग जो है वो है। देखिए इसको तो हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे
कि विराम अवस्था से गिरती है यानी कि u बराबर 0 हो गया, ठीक। और यहाँ पर कहती है कि वस्तु द्वारा 2h दूरी, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला जो होता है b² बराबर होता है u² प्लस 2gh, ठीक। तो यहाँ पर b² बराबर ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पर 2gh हमारा क्या दिया है दोस्तों, h यहाँ पर 2h दूरी कह रहा है, तो यहाँ पर 2h लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए b² बराबर क्या हो गया 4gh, b² बराबर 4gh। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, b बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √4gh, और b बराबर हमारा 4 जो है ये किसका स्क्वायर है दोस्तों 2 का, तो 2√gh, अंडर रूट का क्या हो जाएगा gh, 2√gh कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। तो दोस्तों देखिए इसकी भी ढांसू ट्रिक है, आप प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के उत्तोलकों को किस प्रकार जानेंगे। इसके लिए देखिए मैंने क्या याद किया है कि जो प्रथम वर्ग होता है, प्रथम वर्ग जो होता है उसमें दुकानदार लोग आते हैं। कौन आता है प्रथम वर्ग में, दुकानदार आते हैं। कौन आता है प्रथम वर्ग में, दुकानदार आते हैं। और दुकानदार के यहाँ क्या क्या होता है दोस्तों, दुकानदार के यहाँ होती है कि गोली जो वो होती है दवाई काटने के लिए क्या होती है, कैंची होती है इनके पास, दवाई काटने के लिए क्या होती है, कैंची होती है। और जो है मापने के लिए क्या होता है, तराजू होता है। क्या होता है, तराजू। तो यहाँ पर प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो हो गया तुला यानी कि तराजू और कैंची हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रथम वर्ग का उत्तोलक समझ गए। अब द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कैसे याद किया मैंने दोस्तों, कि यहाँ पर द्वितीय वर्ग का जो उत्तोलक होगा उसको मैंने कबाड़ी वाले से याद किया है। दूसरा हमारा कौन सा है, कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाले के पास क्या होता है, कूड़ा ढोने की मशीन। यहाँ पर कूड़ा ढोने की मशीन किसके पास होती है, कबाड़ी वाले के पास। तो इसी से मैंने दूसरे वर्ग के उत्तोलक को याद कर लिया है। तो इसी प्रकार अगर तीसरे वर्ग की उत्तोलक की बात करेंगे तो तीसरे वर्ग के उत्तोलक में मम्मी और पापा को मैंने याद किया है। मम्मी और पापा, मान लीजिए हमारी मम्मी क्या है, मम्मी हमारी हैं खाना बनाती है हमारी मम्मी, और जो पापा हैं वो खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। तो मम्मी के पास क्या होगा, मम्मी के पास होगा चिमटा। क्या होगा, चिमटा होगा। और पापा के पास क्या होगा, हल होगा, हल होगा, जिससे खेतों की जुताई करेंगे। तो यहाँ पर हल और चिमटा जो है तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा, फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो है वो हमारे दुकानदार लोग आते हैं। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में हमारा कबाड़ी वाला आता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में हमारे मम्मी और पापा आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी याद कराने थे दोस्तों मैंने याद करा दिए, यही सब इम्पोर्टेंट है, यही परीक्षा में पूछे जाएंगे, मम्मी और पापा। तो यहाँ पर दुकानदार के पास होता है कैंची और तराजू, कबाड़ी वाले के पास कूड़ा ढोने की मशीन, मम्मी और पापा यानी कि चिमटा और हल। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है दोस्तों, हमारे दुकान में जो होता है सबसे बड़ा बटखरा कौन सा होता है, किलो वाला होता है। कौन सा होता है, किलो वाला। तो किलो वाले से याद कर लीजिए किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा। कुछ नहीं करना, देखिए इसको भी ट्रिक से समझेंगे। एक प्रोटॉन आया, कौन, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और एक आया इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो समीप लाने पर स्थितिज ऊर्जा प्लस इंटू माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, यानी कि क्या हो गई, घट गई, क्या हो गई, घट गई, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मज़ा आ रहा हो तो तुरंत लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, मजा आया। तो यहाँ पर अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए अधिकतर केसों में जो होता है, अधिकतर पूरा नहीं कहेंगे लेकिन अधिकतर केसों में जो होता है गोलीय कोश या कोई भी केंद्र पर जो होता है वो उसका मान अधिकतर तो शून्य ही होता है, अधिकतर चांस में शून्य होता है। केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान यहाँ पर शून्य भी हो जाएगा, और कई भी कुछ कंडीशन है जिसमें नहीं होता है लेकिन बहुत सारे में होता ही है, तो शून्य होता है, इसको आप याद कर लीजिए। तो अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी। तो दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे, इसको देखिए। इसके लिए क्या समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये हमारी पृथ्वी की जो है, हमारे पृथ्वी की सूरज से रक्षा करती है, पृथ्वी की सूरज से रक्षा करती है।
तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना जिससे हम याद करेंगे। देखिए, सूरज से रक्षा करती है, यानी कि सूरज को क्या कहते हैं, सन कहते हैं। सन से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। सन से रक्षा करती है यानी कि संरक्षी हो गया, संरक्षी। तो यहाँ पर आशा करता हूँ इससे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हम यहाँ पर कोई वो ट्रिक नहीं लगा रहे हैं कि एकदम आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बता दे रहे हैं कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, अगर मेरी बात आपको याद आ गई कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी को सूर्य से रक्षा करता है, पृथ्वी की सूर्य से यानी कि सन से रक्षा करता है, संरक्षी हो गया। तो इसी प्रकार आपको अगर याद आ गया तो आप तुरंत टिक मार देंगे। तो यहाँ पर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या हो जाता है। तो देखिए, जब हम नीचे सोते हैं, सपोज दैट गर्मी है इस सीज़न में, तो यहाँ पर जब हम नीचे सोते हैं तो क्या होता है, नीचे सोते हैं तो हमें हवा कम लगती है। हवा क्या होती है, कम लगती है, मतलब हवा कम लगती है। और ऊपर जाते हैं तो हवा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। हवा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर जब पिंड को भूमध्य रेखा यानी कि ज़मीन से, ज़मीन समझ लीजिए, भू से ज़मीन समझ लीजिए, ज़मीन समझ लीजिए, और ध्रुवों पर जब ले जाएंगे यानी कि हम छत पर जब ले गए तो हमारा भार क्या हो गया, यानी कि हवा क्या हो गई, तेज हो गई, यानी कि अधिक हो गई, यानी कि बढ़ गया। यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। तो दोस्तों, अगर पानी है, यहाँ पर पानी है, तो आप जितना नीचे जाएंगे, जितना ही नीचे जाएंगे, दाब क्या होगा आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहाँ पर आप राम नाम सत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर पानी से भरी बोतल में सबसे नीचे जो होता है दाब अधिकतम होता है, सबसे नीचे, यानी कि कहाँ, बोतल की पेंदी पर। सबसे नीचे ही तो है बोतल की पेंदी। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर जो है चढ़ने पर फैलता है, यहाँ तक कि अधिक ऊंचाई पर फट भी जाता है। इसका कारण क्या है। तो देखिए, जब अभी हम क्या हुए कि जब हम नीचे जाते गए, ढेर सारे पानी के नीचे चले गए, तो वहाँ पर हम राम नाम सत्य बोल गए। उसी प्रकार जब हम खूब ऊपर चले जाएंगे, तो खूब ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ भी दाब क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। यहाँ भी दाब अधिकतम हुआ इसलिए ऊपर चले गए, तो यहाँ भी ऊपर भी दाब अधिकतम हो जाएगा, तो यहाँ भी ऊपर ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर वायुमंडलीय गैस का दाब क्या हो गया, अधिक हो गया। वायुमंडलीय गैस का दाब क्या हो गया दोस्तों, अधिक हो गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से h गहराई पर कुल दाब है। तो देखिए, h गहराई पर कुल दाब जो होता है HDG के तुल्य होता है, HDG के तुल्य होता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर कह रहा है कि जल में प्रति 10 मीटर जाएंगे तो दाब में कितनी जो है वृद्धि होगी। तो देखिए, जैसे ही 10 मीटर नीचे गए, एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होगी। एक वायुमंडलीय दाब की क्या होगी, वृद्धि होगी। 20 मीटर जाएंगे तो 2 वायुमंडलीय दाब। तो इसी प्रकार याद करना है कि 10 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 वायुमंडलीय दाब यहाँ पर दाब में वृद्धि होगी। तो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है घड़ी की सुइयों की गति होती है। देखिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक है, देखिए समझ सकते हैं अगर आप। देखिए, घड़ी की सुई क्या होती है, हमेशा आती हैं, मतलब क्या है, हमेशा अपने समय से आगे चलती हैं, आगे पीछे नहीं चलती, आती हैं, आवत हैं। खड़ी बोली में समझिए, आवत हैं, ये हमेशा आवत हैं, पीछे ना ही जाते हैं। तो आवत हैं यानी कि आवर्त गति से इसका मतलब हो गया आवत हैं, यानी कि आवर्त गति क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है। तो देखिए, यहाँ पर जब ध्वनि जो है विरल, यानी कि यहाँ खूब सारी हवा है मान लीजिए, और यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पर कांच टाइप है, कुछ टाइप ऐसे। जब यहाँ से खूब तेज चिल्लाएंगे, जब यहाँ से खूब तेज चिल्लाएंगे तो यहाँ तक तो खूब तेज आपकी आवाज़ जाएगी। लेकिन जैसे ही विरल माध्यम कांच वाँच से यहाँ पर पहुँची, मान लीजिए कोहरा ओहरा गिर रहा है, यहाँ पर पहुँची, तो आपकी क्या होगी, ध्वनि जो है धीरे धीरे जाने लगेगी, धीरे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ध्वनि धीरे हो जाएगी, यानी कि उसकी दूरी कम होती गई, दूरी कम होती गई। तो यहाँ पर दूरी कम होती गई, तो दूरी जो कम होती है वो तरंगदैर्घ्य से उसका तात्पर्य होता है, दूरी का किससे तात्पर्य होता है, तरंगदैर्घ्य से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आप जलवाष्प की मात्रा बढ़ाएंगे, ध्वनि का वेग जो है पहले से जो है अधिक हो जाएगा, पहले से अधिक हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। तो देखिए चमगादड़ एक तरह से समझिए वो सबका बाप ही होता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि सबके बाल क्या होता है, सबके बाल चाट कर उड़ा ले जाता है। बाल क्या होता है, सबके चाट कर उड़ा ले जाता है, तो ये सबका बाप ही तो हुआ, पक्षियों का ये बाप होना चाहिए, है ना दोस्तों। यहाँ पर पक्षियों का बाप होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ये सुन सकता है चमगादड़, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति। सोच लीजिए बहुत ज़्यादा जो है इसकी सुनने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस PV बराबर nRT समीकरण का लगभग पालन करती है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर गैस से समझिए, वास्तविक गैस कह रहा है ना, तो यहाँ मान लीजिए हमारा बोतल है, कोई बोतल है यहाँ पर, अगर इसमें हम गैस भरेंगे तो यहाँ पर पहले क्या होगा, गैस धीरे धीरे निकलेगी, फिर एक समय ऐसा आएगा जब गैस क्या होगी, पूरी तरह फैल जाएगी। यानी पहले निम्न हुआ फिर पूरा क्या हो गया, उच्च हो गया, पहले निम्न हुआ फिर उच्च हो गया, यानी कि निम्न दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर। दोस्तों अगर आपको जो है ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जो है कर दीजिएगा, ताकि हमारा विश्वास थोड़ा और बढ़ सके और पढ़ाने का तरीका भी बदल सकें और अच्छा पढ़ा सकें। तो चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संघट्ट होता है। तो दोस्तों देखिए अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच जो संघट्ट होता है वो पूर्णता प्रत्यास्थ होता है, पूर्णता प्रत्यास्थ होता है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये पूर्णता प्रत्यास्थ आपको याद करना है। तो अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समानता पर हैं, यहाँ पर दोस्तों समान ताप पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, समान ताप, यहाँ था समान ताप समझिएगा। फिर कह रहा है ऑक्सीजन के अणु की गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन के अणु की गतिज ऊर्जा की होगी। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग क्या कर देते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका अणुभार 16 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार भी और परमाणु क्रमांक भी। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 16 गुना लगा देते हैं इसका, 16 गुना, जबकि ये नहीं होगा। अगर कोई चीज़ समान ताप पर है, अगर कोई चीज़ समान ताप पर है तो उनकी गतिज ऊर्जा भी समान ही होगी, क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी समान होगी, यानी कि बराबर होगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है ठोस के अणुओं के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर ठोस के अणुओं के बीच की दूरी सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर होती है, 10⁻10 मीटर होती है। तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किस ताप पर जल का आयतन जो है सबसे अधिकतम होता है। तो इसको मैंने शायद कम्युनिटी में डाला है, अगर आपने वोट किया होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो यहाँ पर किस ताप पर जल का आयतन अधिकतम होता है दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल का आयतन सबसे अधिकतम होता है। तो अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है, इसका ताप जो है सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो देखिए 240 में से अब क्या करेंगे हम, 273 घटा देंगे, वही हमारा सेल्सियस पैमाने पर जो होगा ताप होगा। तो 240 में से 273 घटाएंगे तो -33 हो जाएगा, -33 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जो है जल को ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या होता है दोस्तों, पहले कम होता है, अभी कई बार बताया, पहले यहाँ पर कम होगा, धीरे धीरे फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पहले कम होता है फिर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है कि यहाँ पर जब पहले धीरे धीरे फिर क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ पर पहले कम हुआ फिर बढ़ गया। तो यहाँ पर अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात होता है। तो इसका जो अनुपात होता है दोस्तों वो होता है जो है एकदम सीरियल क्रम क्या हो जाएगा हमारा, 1:2:3, यही सीरियल क्रम है 1, 2, 3। तो यहाँ पर उसी प्रकार रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात हो जाएगा। लाइन से याद करना है 1, 2, 3, 1:2:3। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है, कमरे की वायु, ये देखिए ये कैसा कैसा सवाल देते हैं, मतलब
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चला दिए। अब वहाँ पर कमरे की वायु वो तो हमेशा गर्म ही रहेगी, इसमें क्या सोचना है। यहाँ पर वो तो हमेशा गर्म ही रहेगी, क्योंकि अगर आप बंद कमरे में चला रहे हैं वहाँ की वायु जो होगी गर्म ही तो होगी। और जब पंखा चलाते हैं तो जब पंखा चलाते हैं वो क्या करता है, आसपास की वायु को तो वहाँ पर भेजता है, जहाँ आप बैठेंगे तो वहाँ पर गर्मी होगी। मतलब कैसे कैसे सवाल दे देते हैं। तो अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है खौलते पानी की अपेक्षा भाप से जो है हाथ जो है अधिक जलते हैं, क्योंकि भाप में, देखिए इसका जो ट्रिक होगा, खौलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जो है जलते हैं, यानी कि उसमें कोई गुप्त पदार्थ जरूर है, यानी कि उसमें कोई गुप्त ऊष्मा है, तभी तो हमारे हाथ जो है जल जाएंगे। खौलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक, तो यहाँ पर कोई गुप्त ऊष्मा है, यानी कि गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये देखिए यही हमारी ट्रिक थी। उसमें क्या होगा, कोई गुप्त चीज़ होगी जिससे हमारे हाथ जो है भाप से अधिक जलेंगे, तो गुप्त ऊष्मा वो हमारी हो गई। तो अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जल का छिड़काव करने पर किसी बंद कमरे का ताप गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड में है। तो देखिए इसका तो थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, डरिएगा मत। यहाँ पर 0.1 कह रहा है कैलोरी, कैलोरी प्रति क्या है, कैलोरी प्रति जो है ग्राम है। तो देखिए हमें किस में ज्ञात करना है, जूल प्रति किलोग्राम में। तो यहाँ देखिए हम जो है अभी कम्युनिटी में डाले थे कि 1 जूल किसके बराबर होता है, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर भी दिया था 4.2 जूल के। तो 1 कैलोरी यहाँ पर मान लीजिए 0.1 है, यहाँ पर हमने कर दिया इनटू में 1 कैलोरी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, 1 कैलोरी लिख सकते हैं, गुणा कराएंगे फिर वही आ जाएगा। 1 ग्राम यानी कि देखिए 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के। तो 1 ग्राम किसके हो जाएगा दोस्तों, 1/1000 किलोग्राम के, 1/1000 किलोग्राम के, यानी कि हम यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं 1 ग्राम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम के रूप में बदल दिया, और कैलोरी को हमने किस में बदल दिया, 4.2 जूल के रूप में। 0.1 × 4.2 और बटे में क्या हो जाएगा, 1 ग्राम बटे 1 ग्राम बराबर 1/1000, 1000। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये वाला क्या है ऊपर जाएगा, ये वाला क्या है ऊपर जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 0.1 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.42 × 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 1000 को हम 10 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। तो 0.42 × 10 की पावर 3 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर आंसर जो है दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये देखिए ये कहाँ पर भटक गए, ये महाराज H2, ये हमारे पीरियोडिक टेबल का क्या है, आवारा तत्व है। ये सब ग्रीन हाउस गैस में कहाँ आएगा, मतलब ये सब कहाँ ऑप्शन में आ गए, ये साला गलत हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस ये बिल्कुल भी नहीं है, साला आवारा तत्व है, एकदम आवारा तत्व है, इसे आवारा तत्व भी कहते हैं दोस्तों, आवारा तत्व। ये ग्रीन हाउस गैस वैस नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है, चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है, संवहन द्वारा, संवहन द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दें तो उसकी उत्सर्जित ऊष्मा की दर हो जाएगी। तो देखिए ऊष्मा की दर जो होती है परम ताप के जो है चतुर्थ घात के जो है समानुपाती होती है, यानी कि अगर जो है परम ताप 2 गुना कर दें, यानी कि T को हम जो है 2 कर दें, तो इसके जो है ऊष्मा क्या हो जाएगी, Q बराबर 2 की पावर 4, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुनी इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ ए ऑप्शन में दिया है 16 गुनी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। तो दोस्तों देखिए विकिरण जो होता है हमारी प्रकाश की चाल के बराबर होती है। क्या होता है, किरण, विकिरण से आप समझ सकते हैं किरण, किरण से समझ सकते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, किरण बराबर प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हमारी होती है
3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ देखिए, यहाँ पर किलोमीटर भी दिया है, ध्यान से इसको कीजिएगा। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से टिक मारिएगा। तो अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी। तो यहाँ पर अगर आपको तुरंत कोई चीज़ ठंडा करनी है तो आप शीर्ष पर उसके जो है बर्फ़ जो भी शीतलन की व्यवस्था रखना चाहते हैं शीर्ष पर एकदम रखिए ऊपर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष पर। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी वस्तु का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वस्तु के पृष्ठ से निकलने वाले विकिरण का रंग होगा। 500 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, जब कोई चीज़ अगर जला देंगे तो एकदम लाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एकदम लाल हो जाएगी, यानी कि उसके विकिरण का रंग क्या हो जाएगा? लाल। यहाँ पर ये ट्रिक थी, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट समझने लगे। यहाँ पर हमारा लाल जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। तो अब चलते हैं कौन से नंबर क्वेश्चन पर? 39 नंबर। कह रहा है किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। तो देखिए कौन सा दर्पण हमारा एक की तरीके बनता है। देखिए समतल दर्पण ऐसे ही तो बनता है। समतल दर्पण कैसे बनता है? ऐसे बनता है। और उत्तल हमारा ऐसे, अवतल ऐसे। तो यहाँ पर एक जो है किसके तरीके बन रहा है दोस्तों? समतल दर्पण की तरह। तो यहाँ समतल दर्पण यही क्या हो जाएगा? वो हमारा आंसर हो जाएगा जिसका आवर्धन सदैव एक होता है। तो यहाँ पर अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुँचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, क्यों? क्यों दोस्तों? ये प्रकीर्णन का कारण क्या होता है? बिल्कुल नहीं। अपवर्तन का कारण बिल्कुल नहीं। ध्रुवण का कारण बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जान लीजिए। इसका जो आंसर होता है वो होता है विवर्तन के कारण। विवर्तन के कारण यहाँ पर हमारा जो है प्रकाश जो है कमरे में पहुँच जाता है, अंधेरा वहाँ पर नहीं रहता। तो अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? समतल दर्पण, यहाँ पर देखिए फिर से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर एक बनाए समतल दर्पण। अब इसको मान लीजिए यहाँ पर ऐसे बढ़ाते गए, यहाँ पर कहीं मिलेगा दोस्तों? ये कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो इसका यानी कि अनंत पर इसको ले जा सकते हैं, अनंत पर। तो यहाँ पर फोकस दूरी हमारी अनंत हो जाएगी। और देखिए अगर हम इस पर लागू करना चाहें उत्तल दर्पण पर, उत्तल दर्पण को अगर आप ऐसे बढ़ा देंगे गोले गोले की तरह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे होता है, तो बढ़ाएंगे तो ऐसे ही तो होगा। तो यहाँ पर अनंत थोड़ी होगा। उत्तल दर्पण भी आप ऐसे करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, फिर मिल जाएगा। इसकी जो है फोकस दूरी अनंत नहीं हो रही। यहाँ पर समतल दर्पण दोस्तों सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, इसको मत देखिएगा कि यहाँ पर मिलाने पर ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ट्रिक से समझिएगा केवल बस। तो अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर कह रहा है निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। तो यहाँ पर पार्श्व परिवर्तन का मतलब है दोस्तों कि दर्पण में जैसे यहाँ पर बी है, तो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो हमारा बी उल्टा दिखाई देगा। तो वही पूछ रहा है किसका परिवर्तन जो है प्रतीत नहीं होगा। जी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा इधर बनेगा। एफ देखेंगे उल्टा इधर बनेगा। यम को आप क्या बना सकते हैं? यम तो चाहे इधर बनाइए चाहे जैसे, वो तो अपने आप में ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी जो होती है दोस्तों उसको बनाने के लिए हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। तो यहाँ पर राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। तो अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। देखिए जो सबसे ज़्यादा कंडीशन किस में होती है? ट्रिक से समझिए, सबसे ज़्यादा कंडीशन किस में बनती है? अवतल दर्पण में दोस्तों। अवतल दर्पण में सबसे ज़्यादा कंडीशन बनती है यहाँ पर जब कह रहा है वक्रता केंद्र पर हमारी वस्तु रखी हो, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब जो है समान माप का जब बनेगा तो कहाँ रखी होनी चाहिए वो वस्तु। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण ही तो हो जाएगा। जब यहाँ पर ऐसे हमारी प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो यहाँ फोकस होता है, यहाँ पर ऐसे टकराती है और फिर एक फोकस से होकर यहाँ पर आ जाती है, तो हमारी यहाँ पर मिलती है। तो यही माप का प्रतिबिंब यहाँ भी बन जाता है। तो हमारा अवतल दर्पण जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है, वो कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों? जो साइड मिरर होता है आपकी गाड़ी में वो कौन सा लगा होता है? तो इसका तो आपको आंसर पता होना चाहिए, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण दोस्तों? उत्तल दर्पण, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है यफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? यफ देखिए हमारा स्मॉल लेटर है, आर क्या है हमारा? बड़ा लेटर यानी कि कैपिटल लेटर। तो आर हमारा क्या है? बड़ा है, यानी कि आर बराबर जो है दोगुना है किसका? यफ का। ये हमारा स्मॉल लेटर है, जब इसका दोगुना करेंगे तो ये बड़ा लेटर। इसी प्रकार समझिए, जब इसको दोगुना करेंगे तो ये बड़ा लेटर बन जाएगा। तो आर हमारा बड़ा लेटर, इसका दोगुना, आर बराबर 2f। आर बराबर 2f कहीं दिया है दोस्तों, ये देखिए 2f बराबर आर। उसी प्रकार 2f बराबर हमारा क्या हो गया? आर। ये देखिए यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। तो अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जल में डूबी हुई सीधी क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है भैया? तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक होता है क्या, यहाँ पर जो है मान लीजिए कोई जल है, कोई सघन माध्यम है, तो यहाँ पर जब कोई प्रकाश आती है, ऐसे जब कोई प्रकाश आती है तो मुड़ जाती है, आपको पता होगा। तो किस कारण होता है? इसको तो आप बहुत ज़्यादा बार पढ़ चुके होंगे। तो ये हमारा किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। उसी प्रकार हमारी पेंसिल यहाँ पर पड़ी है तो ये भी ऐसे मुड़ी होगी, क्षण क्या है? मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि वो भी ऐसे मुड़ी होगी। तो वो किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है दोस्तों, अपवर्तन का कारण है वो आंसर। तो यहाँ पर जो जल में डूबी हुई सीधी क्षण होती है अपवर्तन के कारण क्या है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। करा वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं? तो वर्ण त्रिभुज हमारा कैसे बनेगा दोस्तों? वर्ण त्रिभुज यहाँ पर ऐसे होता है, ये होता है हमारा लाल, ये होता है लाल, ये होता है पीला, ये होता है हमारा नीला। ये हमारा क्या होता है? नीला। और बीच में हमारा क्या होता है? सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर पूछ रहा है, तो शीर्ष हमारा कौन सा है? यही तो है, शीर्ष हमारा लाल ही तो है। तो लाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बीच में अगर कहता है तो क्या कहते हैं? सफ़ेद, सफ़ेद हो जाएगा। तो अगर आप वैसे समझना चाहें तो अगर ये प्रिज्म बनाते हैं तो जब श्वेत प्रकाश डालते हैं तो सबसे पहले कौन सा रंग निकलता है दोस्तों? सबसे पहले लाल रंग निकलता है। कौन सा रंग निकलता है? लाल रंग। तो यहाँ पर इससे भी समझ सकते हैं कि जो शीर्ष पर रंग होता है वो लाल होता है। तो अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ण विक्षेपण की जो है घटना का कारण है श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा पृथक होना। तो ये काफ़ी बच्चे इसी को देखकर तुरंत जो है आंसर मार देते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, देखिए यहाँ पर प्रिज्म है, क्या यहाँ से जब प्रकाश जाती है श्वेत प्रकाश की किरण तो ये लौट आती है, परावर्तित हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं होती। तो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होना। तो ये हमारा इतना बड़ा आंसर हो जाएगा, बहुत बड़ा आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होना चाहिए। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान सदैव जो है क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से हमारा अधिक होना चाहिए, यानी कि क्रांतिक कोण से अधिक ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो 50 क्वेश्चन के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए और रोज़ ही नई नई वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, ट्रिक जैसी बना रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार, थोड़ा लाइक वाइक कीजिए, शेयर वेयर कीजिए। तो अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, यानी कि तो फिर कह रहा है पुस्तक लेंस से होगी। तो ये क्या कर रहा है जान रहे हैं आप? ये हमारा मान लीजिए क्या है? लेंस है, ये हमारा लेंस है, कोई भी उत्तल या अवतल, ये हमारा उत्तल है फिलहाल। कह रहा है कि अक्षर उसे बड़ा दिखाई पड़ रहे हैं क्या? जब एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर जो है थोड़ा ऊपर उठाने से, यानी कि यहीं ये घुरेस लिया, यहीं पर ये घुरेस लिया। तो यहाँ पर जब प्रकाशिक केंद्र हमारा कौन सा होता है? यही पॉइंट होता है सी। और फोकस हमारा क्या होता है दोस्तों? फोकस हमारा ये होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है यहीं पर जो है पुस्तक कर लिया, तो यानी कि ये क्या कर लिया? प्रकाशिक केंद्र ये और फोकस के बीच में क्या कर लिया? वस्तु को रख लिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच, लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच। तो अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। इसके पहले वाली जस्ट क्लास में बताया था कि जो फोकस दूरी होती है वो जो है लेंस की क्षमता,
लेंस की क्षमता का क्या होती है? लेंस की क्षमता का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का क्या होती है? व्युत्क्रम। तो यहाँ पर राइट आंसर वैसे आपको दिख रहा है लेंस की क्षमता, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक किरणों की संख्या चाहिए। देखिए कोई भी अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, कोई भी वस्तु का, तो हम देखते हैं जब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई भी, यहाँ पर हमारा ये अवतल दर्पण है, जब यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पर जब प्रकाश डालते हैं तो क्या हमेशा यहाँ वस्तु से जब प्रकाश डालते हैं तो क्या एक ही प्रकाश से यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है? बिल्कुल नहीं बनता। यहाँ पर दूसरा प्रकाश भी जब यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है, जब यहाँ पर कटता है ये, जब यहाँ पर ये कटता है तो एक प्रतिबिंब और बनता है, मतलब एक प्रतिबिंब बनता है। तो 2 किरण होने चाहिए दोस्तों, मिनिमम क्या है 2 किरण ही होने चाहिए। हम यहाँ पर हमारा राइट आंसर 2 ही हो जाएगा, 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो दूरदर्शी में भी किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष भी दूर करने में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, वो सब क्या देख रहे हैं, उपरोक्त तो सभी में हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। तो अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस हमारा कैसा होता है? पहला नंबर ये आपको पता होना चाहिए। नेत्र लेंस हमारा कैसा होता है? जो हमारे मानव नेत्र में लेंस लगा होता है कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो अपसारी का मतलब होता है दोस्तों, ये याद कीजिए, फैलाव। अपसारी का मतलब होता है फैलाव, अभिसारी का मतलब इकट्ठा। अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। तो देखिए नेत्र लेंस होता है, तो यहाँ पर नेत्र लेंस यानी कि हमारा उत्तल होता है, और जब यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है समांतर, तो क्या करता है ये लेंस, ये सभी किरणों को क्या होता है? सिकोड़ लेता है। क्या करता है? सिकोड़ लेता है। तो यहाँ पर सिकोड़ने का मतलब यानी कि इकट्ठा कर लेता है, यानी कि इकट्ठा का मतलब क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिसारी। तो अब चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। इसको तो इतनी बार ट्रिक में बता दिया कि दूना कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ज़िंदगी भर कभी भूलेंगे ही नहीं। डी फॉर दूर होता है, यू फॉर उत्तल होता है, डी फॉर दूर, यू फॉर उत्तल, एन फॉर नज़दीक, ए फॉर अवतल, ए फॉर अवतल। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, नज़दीक के लिए अवतल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है, उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष का उपचार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसको तो कई बार करा चुके हैं, आपको रट चुका होगा अगर आप वीडियो रोज़ देखते हैं तो। अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जो व्यक्ति रंगों का भेद नहीं कर पाते उन्हें होता है। जो व्यक्ति जो है रंगों का भेद नहीं कर पाते उन्हें क्या होता है, ये बताइए। तो यहाँ पर देखिए दूर दृष्टि दोष में तो क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की नहीं दिखाई देती, ये तो नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती, ये भी नहीं होगा। जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब हम समय के साथ बूढ़े होते चले जाते हैं तो हमारी आँख में जो है कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आँख में क्या होता है? कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी नहीं होगा। वर्णांधता जो होती है दोस्तों, वर्णांधता होने पर हमारे जो आँख होती है उसकी कॉर्निया जो है कुछ जो है शंक्वाकार हो जाती है, वो गोलाकार नहीं रह जाती, वो शंक्वाकार हो जाती है, इसलिए वर्णांधता हमें हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्णांधता हो जाती है। रंगों का भेद क्या? देखिए इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे। वर्णों का रंग जो है रंगों का भेद नहीं कर पाती, रंगों का। तो वर्ण मतलब क्या होते हैं दोस्तों? वर्ण मतलब रंग ही तो होते हैं। तो जब वर्ण का जो है वर्णांधता से समझेंगे तो रंग ही तो होगा, तो रंग का भेद नहीं कर पाते यानी कि उन्हें क्या हो चुका है? वर्णांधता हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है वायु में स्थित दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल है F। तो निर्वात में इसका जो है बल क्या होगा? तो दोस्तों चाहे वायु में हो चाहे निर्वात में हो, जो बल यहाँ होगा वही बल निर्वात में भी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। राइट आंसर F ही होगा, प्रतिकर्षण बल F ही होगा वहाँ पर। तो अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है धातुओं में विद्युत चालन जो है किस प्रकार होता है? धातुओं में विद्युत चालन किस प्रकार होता है? आंसर बताइए जरा इसका। तो धातुओं में विद्युत चालन जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे दोस्तों तब तक जो है करंट नहीं फ्लो होगा किसी में। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे किसी भी तार में करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है इसको मैंने अभी पीछे वाली वीडियो में बताया था एक में,
जो टॉप 50 क्वेश्चन रखे थे उसमें मैंने बताया था सिलिकॉन क्या होता है दोस्तों, अर्धचालक होता है। सिलिकॉन क्या होता है दोस्तों, अर्धचालक होता है। और एक मैंने और बताया था, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रा आंसर लिखिए। देखता हूँ यहाँ तक कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ तक पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। दूसरा वाला जो मैंने बताया था, तो दूसरे वाले का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, घरों में प्रयुक्त धारा होती है। घरों में प्रयुक्त धारा कौन सी होती है दोस्तों, घरों में जो प्रयुक्त होती है ये वाली धारा होती है, यानी कि कौन सी करंट है, ये प्रत्यावर्ती धारा है। कौन सी, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर राइट आंसर प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। तो अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है दोस्तों वो किस पर निर्भर करता है, हमारा जो यहाँ पर है प्लेटों के बीच की दूरी, सेल की ऊंचाई या इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर हमारा जो होता है सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर मापन हेतु मापक यंत्र है। विभवांतर को किस प्रकार मापते हैं दोस्तों, विभवांतर को मापते हैं किसके द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा। वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को मापते हैं। तो अब चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अभी क्या बताया था मैंने, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों द्वारा दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर इलेक्ट्रॉनों द्वारा हो जाएगा। तो अब चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड बना होता है। डेनियल सेल में हमारा इलेक्ट्रोड किस किस का बना होता है दोस्तों, एक तो कॉपर होता है, एक जिंक होता है। एक कॉपर एक जिंक। कॉपर को हम क्या कहते हैं, तांबा भी कहते हैं, जिंक को क्या कहते हैं, जस्ता भी कहते हैं। तो यहाँ पर तांबा दिया है दोस्तों, नहीं दिया है। जस्ता दिया है, हाँ ये देखिए बी ऑप्शन दिया है। जस्ते का प्रयोग होता है डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड बना होता है। तो अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह क्या होता है दोस्तों, आवेश का प्रवाह किसे कहते हैं, आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। आवेश का प्रवाह यानी कि Q/T क्या कहलाती है, विद्युत धारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो टाइम मत देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन, आपको जो समय निकल गया है आपको पता भी नहीं चला होगा कि इतना समय में हमने इतना क्वेश्चन कर लिया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कई बार विनती भी कर चुके हैं, तो लाइक ज़रूर कर जाइएगा वीडियो। तो अब चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंद की को प्रदर्शित करते हैं। कौन सी की यहाँ पर बंद है दोस्तों, कौन सी की यहाँ पर बंद है, ये बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बंद की को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि कुंजी हमारी क्या है, कुंजी हमारी यहाँ पर बंद है। बिंदु लग चुका है, यानी कि बिंदु से बंद हो गया, बिंदु से बंद हो गया। तो अब चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। 68 नंबर कह रहा है कि शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है। तो यहाँ पर जस्ता तभी हमने पढ़ा था, जो डेनियल सेल में जो होता है इलेक्ट्रोड जो होता है जस्ते का होता है, और यहाँ पर मसाला जो शुष्क सेल में भरा जाता है वो भी जस्ते का ही होता है। किसका, जस्ते का, यानी कि जस्ते का बड़ा रौला है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जस्ते का बड़ा ही रौला है। तो अब चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी धातु के तार के विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ फार्मूला आपको ओम के नियम का पता होगा, R बराबर होता है रो का L/A, रो का L/A। तो यहाँ पर क्या क्या दे रहा है, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध, जी हाँ यहाँ लंबाई भी दिया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, हाँ यहाँ पर अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा। इलेक्ट्रोडों के पदार्थ की जो इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, हाँ दोस्तों इसका विशिष्ट प्रतिरोध कैसा है इसका भी जो है उस पर भी निर्भर करेगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर दिया है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध है। विभवांतर तथा धारा में कौन सा संबंध है दोस्तों, B बराबर होता है IR, B बराबर होता है IR। और ये R कैसे आया दोस्तों, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वही हटकर आया है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। तो यहाँ पर जब इसको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो I के साथ क्या जुड़ जाता है, R जुड़ जाता है।
कहीं कहीं क्या जुड़ता है, के जुड़ता है, तो यहाँ पर हमारा आर जुड़ गया, जो कि यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध यहाँ पर है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी प्रोपोर्शनल आई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, इसको पहले लिख लीजिए। कूलाम का किससे डिनोट करते हैं, कूलाम को क्यू से और सेकंड को टी से। किसके बराबर है दोस्तों, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, अभी पीछे लिखा फॉर्मूला आई का, यानी कि आई को किससे दर्शाते हैं, विद्युत धारा से। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियाँ 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं, इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य जो है दोस्तों वो है, इसका मतलब कि वो क्या है, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। इसका मतलब क्या है कि वो समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लेंज का नियम किस पर आधारित है। लेंज का जो नियम आधारित है दोस्तों, वही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है दोस्तों, द्वितीय नियम पर आधारित जो क्या है, ऊर्जा का संरक्षण है। ऊर्जा का संरक्षण जो है वो लेंज का नियम भी है, लेंज के नियम पर भी आधारित है और किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। किरचॉफ के द्वितीय नियम पर, पहले नियम पर पूछेगा तो आवेश के संरक्षण पर, यहाँ पर द्वितीय पूछा था तो ऊर्जा के संरक्षण और लेंज के नियम, यानी कि यहाँ समझ लीजिए लेंज और किरचॉफ भाई भाई निकले। कौन निकले, लेंज और किरचॉफ भाई भाई निकले, तभी तो जो इन्होंने दिया था ऊर्जा संरक्षण के आधार पर अपना नियम दिया था। तो अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों कोई भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आदर्श कभी भी नहीं होती। मान लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो अब चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, जब विद्युत परिपथ में 100 वाट एवं 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सा बल्ब अधिक तेज चमकेगा। तो दोस्तों जिसका वाट कम होगा वो सबसे तेज चमकेगा, जो कम वाट का होगा सबसे तेज चमकेगा, यानी कि 40 वाट जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, विद्युत फ्यूज को। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज को हम किस क्रम में लगाते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम। तभी हमने किस में पढ़ा था, समांतर क्रम में जो हमने पढ़ा था वो होता है हमारे विद्युत जो है यंत्रों को लगाया जाता है। विद्युत यंत्रों को हमारा क्या होता है, घरों में जो लगे होते हैं उन्हें लगाया जाता है समांतर क्रम में, और विद्युत फ्यूज को किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। दूसरों जो दोनों होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो यहाँ पर चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार वे होते हैं, एक गर्म होता है तथा एक दूसरा क्या होता है, ठंडा होता है। एक गर्म तथा दूसरा ठंडा, जैसे हमारे घरों में जो यंत्र लगे होते हैं उसमें जो होते हैं, जैसे मान लीजिए बल्ब जलाने में हम क्या करते हैं कि लाल रंग का एक तार होता है जो कि गर्म होता है और दूसरा क्या होता है, ठंडा, वो काला भी होता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक गर्म तथा दूसरा ठंडा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों घरों में जो विद्युत धारा प्रयोग होती है वो कितने एम्पियर की होती है, 5 एम्पियर की होती है। कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की। और पूछेगा अगर तो जो है भारत में जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो होता है कितनी आवृत्ति पर होता है, ये होता है क्वेश्चन। तो हमारा 50 हर्ट्ज पर होता है। कितने हर्ट्ज पर, 50 हर्ट्ज पर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का तार जो है प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, किसके लिए प्रयुक्त होता है। अगर आपने बचपन में ये सब बनाया होगा तो इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होगी। तो यहाँ पर किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, फेज वायर के लिए। फेज वायर के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जो बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है। तो यहाँ पर बल्ब में जो गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों वो हमारी कौन सी होती है, आर्गन गैस। कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस। यहाँ पर और एक भी होती है, क्या होती हैं, नाइट्रोजन भी होती है दोस्तों। नाइट्रोजन भी आपको याद रखना है। नाइट्रोजन और आर्गन अब दोनों भरने में प्रयुक्त होती हैं बल्ब में। तो यहाँ पर राइट आंसर आर्गन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है चुंबकत्व का कारण है।
चुंबकत्व का क्या कारण है दो हुई, तो हमारा राइट आंसर आवेश की प्रकृति हो जाएगा। तो अब चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गतिमान आवेशित कण जो है उत्पन्न करता है। गतिमान आवेशित कण जो होता है दोस्तों वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया। तो अब चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक टेस्ला बराबर होता है। एक टेस्ला बराबर किसके होता है दोस्तों? यहाँ पर टेस्ला है नहीं, आप टेस्ला समझने लगी है। यहाँ पर एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर -4 गॉस के। यहाँ पर टेस्ला और गॉस मत समझने लगिएगा, यहाँ पर एक टेस्ला है, यहाँ पर एक गॉस है। क्या है? गॉस है, यानी कि 10 की पावर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है प्रदान करता है। तो दोस्तों हमारे फ्लेमिंग दादाजी या भैया जी जो भी थे वो उन्होंने बताया था कि दाहिने हाथ का नियम उन्होंने जब प्रदान किया था तो उन्होंने इसके बारे में बताया था, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के बारे में। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के बारे में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। तो अब चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। दोस्तों हम जब मोटर लेके आते हैं तो उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। विद्युत ऊर्जा का क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो अब चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर दिया है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, सिरों पर कम होता है। लंबी धारावाही परिनालिका का चुंबकत्व होता है सिरों पर सबसे कम होता है। तो अब चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर किसने की थी दोस्तों? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड साहब ने की थी। 12th का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने पढ़ा होगा 12th की बुक तो यहाँ पर ओरस्टेड जो थे उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है μ0/2 पाई का मान होता है। μ0/2 पाई आपने पढ़ा होगा, μ0/4 पाई नहीं पढ़ा तो जान लीजिए μ0/4 पाई होता है 10 की पावर -7। ये हमें याद था अच्छे से। अब यहाँ लोचा है 2 पाई पूछ लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए μ0 यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 2 पाई। 2 × 2 पाई बराबर 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 इतने का मान पूछा है μ0/2 पाई का। तो इसको क्या करेंगे? 2 को क्या करेंगे दोस्तों? 2 को हम उधर भेज देंगे इधर के साइड। तो μ0/2 पाई बराबर हो जाएगा 2 × 10 की पावर -7, 2 × 10 की पावर -7। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर। तो अब चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना ज़्यादा हो जाएगा, अगर क्या क्या कर सकते हैं हम उसमें। यहाँ पर देखिए क्रोड की पदार्थ की प्रकृति, यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की कैसा है वो। विद्युत धारा के परिमाण यानी कि विद्युत धारा जितना ही बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही प्रबल होता जाएगा। फेरों की संख्या, अगर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और भी प्रबल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर फॉलो कर रहा है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। 90 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। सतह ए के क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। फ्लक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, फाई बराबर होता है किसके? BA cos थीटा, BA cos थीटा। इसी को हम डॉट के रूप में cos थीटा अलग करते हैं, यानी कि यहाँ पर जब डॉट था तब यहाँ पर cos थीटा नहीं था, जैसे ही डॉट हटाते हैं यहाँ पर cos थीटा आ जाता है और डॉट हट जाता है। तो B.A यहाँ पर दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी पर डॉट लगाए हैं, थोड़ा सा उतना समझ लीजिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं 91 क्वेश्चन पर। 91 क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या आधारित है दोस्तों? हमारा क्या है, विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आधारित है। विद्युत से समझ लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह रहा तो विद्युत मोटर। तो यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 92 क्वेश्चन पर। 92 क्वेश्चन कह रहा है भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस आवृत्ति पर होता है? ये देखिए मिल गया अभी अभी जो कराया था 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 93 क्वेश्चन पर। कह रहा है डायनमो उत्पन्न करता है। हमारा डायनमो यानी कि जनरेटर क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? EMF। क्या करता है? EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल। यानी कि EMF दिया है यहाँ पर ऑप्शन में, चाहे विद्युत वाहक बल देता उसको मार देते हैं। तो यहाँ पर EMF दिया था, तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर को DC में प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर देखिए इसकी क्रोड बदलनी पड़ेगी, इसकी कुंडली बदलनी पड़ेगी, इसमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते आप। ट्रांसफार्मर केवल क्या करता है? AC धारा को ही प्रयोग में ला सकते हैं ट्रांसफार्मर द्वारा। यहाँ पर DC उसी का प्रयोग आप नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर से। AC हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। इससे केवल AC धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं 95 क्वेश्चन नंबर पर। 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है। चल कुंडली माइक्रोफोन यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। चल कुंडली माइक्रोफोन किस में बदलता है? ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। तो अब चलते हैं 96 क्वेश्चन पर। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई यानी कि यानी कि उच्च करने के लिए इसका ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। निम्न से उच्च में ऊंचाई, इसलिए इसका नाम भी है। देखिए ऊंचाई यानी कि उच्च कर देगा इसको, निम्न से क्या कर देगा? उच्च कर देगा। तो यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमारा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो दोस्तों ये कैसे हुआ? देखिए फाई बराबर होता है विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? BA होता है। अभी हमने पढ़ा BA। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालना है, तो फाई B बराबर हो जाएगा फाई अपॉन A। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। हमें पता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और क्षेत्रफल A का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये कर लिया। तो यहाँ पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है? तो यहाँ पर देखिए कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है। तो देखिए हमारा ट्रिक क्या है यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन का, कि यहाँ पर जितना आप तापेंगे, आपके गांव में तपता जब बढ़ता है तो आप तापते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? मम्मी कहती हैं भैया ना तापो नहीं काला हो जाओगे। क्या हो जाओगे? करिया हो जाओगे। तो यहाँ पर काला से हमारा मतलब है केल्विन का, यानी कि ज़्यादा ना तापो नहीं तो काले हो जाओगे, यानी कि केल्विन की तरीके हो जाओगे। ताप हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ताप हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। तो अब चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या कह रहा है? मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक। मूल मात्रक यानी कि यहाँ पर इसके पद में अगर पूछेगा तो यहाँ पर न्यूटन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर सीधे फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं इसको। यह बराबर होता है यम में। यम का मात्रक क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान होता है यम, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी यानी कि किलोग्राम। किलोग्राम होता है। ए हमारा क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर त्वरण होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहाँ दिया है दोस्तों? कहाँ दिया है? किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अपने 100वें नंबर क्वेश्चन पर। 100वां नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? कह रहा है एक तारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में जो है 5 वर्ष का समय लेता है। तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी है दोस्तों। अगर यहाँ पर जितना भी दिया रहेगा, 5 वर्ष दिया रहे, 6 वर्ष दिया रहे, जितना समय लेगा उतनी ही दूरी यानी कि
प्रकाश वर्ष में मापी जाएगी। तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 5 प्रकाश वर्ष। 5 प्रकाश वर्ष। अगर यहाँ पर 5 वर्ष कह रहा है तो 5 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, 10 कह रहा है 10 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो देखी है यहाँ तक, तो यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप ये बता दीजिए कि आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं। कमेंट में अगर आपने पढ़ लिया यहाँ तक 100वें नंबर क्वेश्चन तक, तो प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्रिक के साथ, एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।